अब पता चलेगा उसको। बात बात पर यहाँ आकर अपने बेटे की तारीफ करता था, इनको गिराता था। घमंड था ना उसको अपने बेटे पर। बहू ने हरीश के बारे में कभी कुछ नहीं कहा और ना ही उसे अपने बेटे विशाल पर कोई घमंड था। हाँ, अकड़ देखी थी ना उसकी आपने, कैसे गर्दन उठाकर चलता था, मानो दुनिया में उसके लड़के के सिवा और किसी को औलाद ही नहीं थी। बस एक ही सपूत पैदा हुआ था उसको। वो था, सपूत ही था। तुझसे बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं तेरे से मुंह लगना ही नहीं चाहती। और आज के बाद अपनी जुबान पर विशाल का नाम कभी मत लाना। क्यों? क्या कर लेगा तू? घर छोड़कर चला जाएगा? जाना तो आपको चाहिए अपनी बीवी और बच्चों के साथ। चुप कर गणेश। हरीश, तुम तो घर के बड़े बेटे हो, कम से कम तुम तो इन बातों में मत उलझा करो। हाँ जी, आप मत उलझो, बस उसी को बदतमीजी करने दो। उफ, आखिर आप लोग चाहते क्या हो? गणेश, तू कहीं और जाकर किराए का मकान क्यों नहीं ले लेता और वहां बाबूजी को भी साथ ही रख लेना, पैसे मैं दे दूंगा। ये काम आप खुद क्यों नहीं कर लेते? आप तो पैसे वाले हो, हमारे सबसे बड़े भाई और बाबूजी के कमाओ बेटे। हाँ, हम ही छोड़ जाएंगे, आप लोगों को तो शर्म आएगी नहीं। हाँ, कर लेना, जब शर्म आए तब। गणेश, उधर मुंह करके चिल्लाकर दिखाओ तो ताकत का पता चले। ये तो ऐसे बात करके गया जैसे मैंने आपकी कोई जिम्मेदारी ली ही नहीं। खुद क्यों नहीं कर लेता अगर इतना बोलता है तो? और फिर माँ बाप का बुढ़ापा, औलाद पर कर्ज तो नहीं होता? कैसी बातें करते हो बेटा? कर्ज किस बात का? कर्ज तो आजकल माँ के दूध का भी नहीं होता बेटा। आज के वक्त में बच्चे अगर एक घर में कोना दे दे, 2 वक्त की रोटी दे दे, थोड़ा सा मुस्कुरा ले तो वही स्वर्ग है बेटा। और वैसे भी अगर कर्ज और सूद का हिसाब करने बैठ गए बेटे तो नुकसान तो माँ बाप को ही होगा ना। कहाँ चले गए थे आप? बड़ी देर लगा दी। ओम के घर ही तो जाता हूँ मीना जी, वही था, थोड़ी देर हो गई। नाश्ता गरम कर दूं? हाँ, खा लूँगा। मीना जी, जानती हो आज गणेश ने मुझसे क्या कहा? जब मैं बाहर निकला ना तो वो भी मेरे साथ आ गया। कहने लगा, बाबूजी आप इस तरह खोया खोया मत रहा कीजिए, बहुत तकलीफ होती है सबको आपको इस तरह देखकर। बोला, मैं विशाल तो नहीं बन सकता, मगर उसके फर्ज, उसकी जिम्मेदारियां सब उठाने की कोशिश करूंगा। बोला, फिर बोला, मैं कोशिश करूंगा कि विशाल की कमी और हमारी जिंदगी में फासला जरा कम हो जाए। बोला, पता नहीं वो बेचारा ये कर पाए या नहीं, पर इन 2-3 लफ्जों में कितनी बड़ी बात कह गया। तेरी चिंता तो मुझे कभी नहीं रही, तेरा तो मुझे पता था, तू जहां भी जाएगी अपना घर बना लेगी। चिंता तो मुझे हमेशा कविता की ही रही है,
बहुत बचपना है उसमें, बहुत अल्लड़पन है। अब वो ऐसे नहीं है माँ। शायद तुमने इन 20 दिनों में उसमें बदलाव नहीं देखा। अपने बच्चों की तकलीफ मुझे नजर नहीं आएगी तो और किसको आएगी? मैंने उसकी मायूसी, उसका सदमा, उसकी शांति सब ध्यान से देखा है। माँ, मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए देर हो रही है। खैर मैं भी चलती हूँ। अच्छा माँ। कविता से मिलकर नहीं जाएगी? आज नहीं माँ, देर हो चुकी है। मैं तो सिर्फ बच्चों के स्कूल के लिए आई थी, लेकिन सोचा तुम्हें मिलती चलूं। अपना ख्याल रखना और कविता का भी। चल। अच्छा माँ। अच्छा माँ। तुम्हारी उम्र क्या है? जी 20 का हो जाऊंगा। देखो भैया, न तो तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है, न ही तुमने कहीं पर काम किया है। चलो इसके बावजूद भी मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझे नखरे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं मेहनत करने से घबराता नहीं हूं। ठीक है, फैक्ट्री के बाहर भी कभी कभी छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, थोड़ा संभाल लेना। जैसे कभी बच्चे स्कूल से आने में लेट हो गए, उनको लेने जाना, कभी 2 आदमी आ गए उनको चाय पिलाना, बाकी कोई खास काम नहीं है। वर्मा साहब वो ये सब नहीं करेगा। क्यों? इसमें क्या बात है? सभी लोग करते हैं। और फिर मेरी ये घरवाली का रिश्तेदार नहीं है। तुमने भी किया है और करते रहे हो। मैंने किया है और करता हूं क्योंकि करना पड़ता है, मगर ये नहीं करेगा। सोडा फैक्ट्री में काम करने बुलाया, बस उतना ही करेगा। 800 रुपए में गुलाम नहीं बनाया इसको। वो धीरू भाई की फैक्ट्री देख रहे हो ना? अरे वही जिसके शटर बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। 3 महीने हो गए सेठ को मरे हुए, अभी तक कुर्सी खाली है। मालिक की जगह भी भरी नहीं है अभी तक। तुम ऐसा करो, इसको वहीं ले जाओ, ये फैक्ट्री भी संभाल लेगा, शटर भी खुल जाएंगे और ये वहां का मालिक भी बन जाएगा। मैं 800 रुपए में अपनी कुर्सी देने वाला नहीं हूं। अरे सुनो, मेरी मर्सिडीज गाड़ी का नंबर आ गया है। कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए है, लेकिन मुझे खरीदनी नहीं है। अगर तुम खरीदना चाहो तो कहो, मैं घर भिजवा दूंगा। कविता, कुछ मजबूरियां इंसान की हमसफर होती हैं। सुबह से लेकर शाम ढलने तक हर कदम, हर दिशा से वो हमारे साथ साथ चलती हैं। कभी मन करता है कि उनसे दूर भाग जाएं, और भाग भी जाते हैं, लेकिन वो दूसरा रूप लेकर सामने खड़ी होती हैं। ये मजबूरियां तकलीफें नहीं होती, रोशनी होती है। हमें अंधकार में यही तो रास्ता दिखाते हैं। रिमेंबर दिस। तुम मिलती रहना, कीप इन टच। वो क्या है कि मैं बहुत दिनों से उलझा हुआ हूं। हाँ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे सर पे मंडरा रहा है। प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम? मेजर प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम आ रहा है, और वो भी सीधा अमेरिका से आ रहा है। चेयरमैन साहब आ रहे हैं? सच कहूं कविता, विक्रम साहब आ रहे हैं ये सोच सोच कर मेरी तो नींद उड़ गई है। रात को जब आंख बंद करके सोता हूं तो सपने में वैक्यूम क्लीनर हाथ में लिए हुए हंसते हुए दिखाई देते हैं। मैं तो बहुत डरा हुआ हूं। तुम तो जानती हो उनको, पिछले साल मिली नहीं थी उनसे? नहीं सर, पिछले साल जब वो आए थे मैं छुट्टी पर थी। आज तक सिर्फ सुना है।
देखा नहीं उनको। सच, कभी कभी तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। अचानक क्या वो जिंदगी थी जिसके हमने सालों से सपने देखे थे? थोड़ा सा वक्त हमारे साथ गुजारा और फिर सपने। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपना सब कुछ खोकर जरा सा कुछ तो पाया है मीना जी। इन सपनों पर कभी भरोसा मत करना, बड़े लापरवाह और बेईमान होते हैं ये सपने। जब इनकी मर्जी होती है तब आते हैं, और जब जी चाहा इनकी मर्जी हुई साथ छोड़कर चले जाते हैं। और आपकी आंखें पागलों की तरह ढूंढती रहती हैं वो मंजर जो ये सपने दिखा जाते हैं, महसूस करवा जाते हैं। आपके आंसुओं से धुंधली हो जाती है वो मंजर, लेकिन ये सपने नहीं लौटा पाते वो दिखाई हुई जिंदगी। वैसे कविता, मैं चाहता हूं तुम इस ऑफिस में वापस आ जाओ, मगर मैं क्या करूं? प्राइवेट कंपनी है, फिर पीछे वालों का प्रमोशन बड़ा झंझट है। जितनी सीढ़ियां चढ़कर तुम उस पोस्ट पर आई थी, आज उस हर सीट पर कोई ना कोई जमा है। मैं समझती हूँ सर। पर वो ठीक ही तो कह रहा था, मुझे एक्सपीरियंस कहाँ है? मतलब तो उसके बच्चे खिलाएगा, उसके मेहमानों को चाय पानी पिलाएगा? देखो भैया, कुछ ना कुछ तो हमें भी कहीं झुकना पड़ेगा ना। मगर तुझे झुकना नहीं पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो गणेश भैया? अब ही तो मुझे झुकना पड़ेगा। मैं अब भी झुकूंगा तो मेरे घर वाले झुक जाएंगे। अब ऐसे भी तो घर की हालत नहीं कि सबको भूखा मारना पड़े, और ऐसी भी घर की हालत नहीं कि पैसों की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। देख, कुछ दिन और रुक जा। अगर कोई अच्छा काम मिलता है तो जरूर कर लेना, मगर मैं तुझे छोटा मोटा काम करने नहीं दूंगा। क्या हुआ नौकरी का? कुछ नहीं माँ, परेशानी तो होगी ना। एक बार नौकरी छोड़ने के बाद इसे वापस हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन लोगों के लिए भी तो आसान नहीं है, पूरा सिस्टम होता है माँ। विशाल का प्रोविडेंट फंड और LIC सिक्योरिटीज? माँ अभी तक उस तरफ ध्यान ही कहाँ गया है। कल तो जाएगा ना बेटे। इस तरह यादों के सहारे घर तो नहीं चलता, कहीं ना कहीं तो पैसों की जरूरत होगी ही। घर का खर्चा है, स्कूल की फीस है। सब हो जाएगा माँ। मैं जानती हूँ सब हो जाएगा, पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देख। तेरे पापा की अब उम्र भी तो नहीं है काम करने की। जब तक करण की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तुझे ही करना है ना सब कुछ। करण शायद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करना चाहता ना। उसे कभी मत छोड़ने देना।
उसकी पढ़ाई जरूर पूरी करवाना। मैं हूं ना माँ, मैं उसकी पढ़ाई आधे में खत्म नहीं होने दूंगी। वो अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करेगा। विशाल को भी हमेशा उसी की चिंता रहती थी, कहीं वो अपनी पढ़ाई आधे में छोड़ न दे। वीना जी, मैं दोबारा अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारियां लेने को तैयार हूं, मगर घबराता हूं, डर जाता हूं। जब मैं बड़ा था, ये पैसा हफ्ते, महीने, दिन, साल, तनख्वाह सब जानता था, भली बात ही जानता था। लेकिन फिर एक दिन विशाल बड़ा हो गया, मेरी जिंदगी से ये हफ्ते, दिन, महीने, पैसे, खर्चे, तनख्वाह सब अलग हो गए। मैं बच्चा हो गया इस घर का, अचानक सपना से भी छोटा बच्चा अपने बचपने को गले से लगाकर जीने लगा। विशाल ने कभी मुझे इस बारे में सोचने का मौका तक नहीं दिया। बस अपनी बचकानी शरारतों में बस मसरूफ रहता था। फुर्सत ही नहीं थी ये जानने की कि हमारे महीने बहुत छोटे हो गए, खर्चे बड़े हो गए। लेकिन वीना जी, तनख्वाह तो उतनी ही है ना, मुट्ठी भर पैसे सबके। विशाल के पिताजी को नौकरी की जरूरत है। क्या करें? शर्म तो बहुत महसूस होती है वीना जी, लेकिन क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप क्यों परेशान होते हैं? आपकी पेंशन तो आती है ना। उस हथेली भर रेजगारी से सपने तो क्या वीना जी, जरा सी हकीकत भी नहीं खरीदी जा सकती।